ओके, तो बात की जाए करंट अफेयर्स की, जो रिसेंट ट्रेंड देखा गया बीपीएससी के परीक्षा में, ठीक है, लाइक वो 70th का पीटी था, 71st का पीटी था, एंड आने वाली 72वीं का एग्जाम है भी, उसमें भी आप देखिएगा। कल जो हुआ एग्जाम बीपीएससी ऑडिटर का, आपने पेपर देखा है उसका? तो उसमें से भी जो मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे थे वो करंट अफेयर से आ रहे थे, ठीक है। इकोनॉमी के भी क्वेश्चन करंट अफेयर से, पॉलिटी के भी कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर से, ठीक है, यहाँ तक कि एक हिस्ट्री का क्वेश्चन भी करंट अफेयर से दे दिया गया, ठीक है। तो करंट अफेयर्स का जो वेटेज है आपके एग्जाम में दिन पे दिन बढ़ते चला जा रहा है। जो इनिशियल कहा जाता था, जब पहले बीपीएससी के जो एग्जाम होता था उसमें करंट अफेयर्स का वेटेज था 30 क्वेश्चंस, 30 और क्वेश्चंस, ठीक है, जो काफी स्टैटिक नेचर के होते थे, लाइक बुक्स एंड ऑथर, टारगेट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, समिट्स, कि ये समिट कहाँ हुआ, G20 समिट किधर हुआ, ऐसे क्वेश्चंस आते थे पहले आपके एग्जाम में। बट जो रिसेंट ट्रेंड देखा जा रहा है आपके एग्जाम में, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये समिट में कौन सा डिक्लेरेशन साइन हुआ, ठीक है, ये समिट में किस कंट्री ने एब्सट्रेन किया वोटिंग से, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो कोई मैगजीन में कवर नहीं किया जाता क्या? उसमें बस कोई भी ईयरली मैगजीन उठाइएगा या मंथली मैगजीन उठाइएगा, तो उसमें दिया रहेगा ये सबमिट कहाँ हुआ, बट ये कभी नहीं दिया जाएगा उसमें कि इसमें किस किस पार्टी ने किस किस मुद्दों पे वोटिंग किया, इंडिया ने एंड अदर गवर्नमेंट ने मिलकर कौन सा नया स्कीम या इनिशिएटिव लॉन्च किया, ठीक है, लाइक इंडिया ने क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलेशन का पार्ट था इंडिया, ठीक है, तो ये मैगजीन ने नहीं दिया था, उसमें देता है यूएनएफ ट्रिपल सी का समिट कहाँ हुआ, बस हो गया, ठीक है। बट बीपीएससी अब एग्जाम पूछ ही नहीं रहा, अब वो थोड़ा डिटेल में जा रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो करंट अफेयर्स की आपकी क्लास होगी वो हम लोग यहाँ पे डेली करेंगे। डेली से ये होगा कि लास्ट में आपको कभी भी मंथली कंपाइलेशन रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब मार्केट में देखिएगा करंट अफेयर्स के सोर्सेज के बारे में, तो पहला सोर्स होता है मंथली मैगजीन। कितने लोग मंथली मैगजीन पढ़ते हैं आप लोगों में से? नहीं? चंपक, ये सब, क्रिकेट सम्राट, ये सब बचपन में तो पढ़े होंगे ना, पढ़े होंगे, मजा आता होगा पढ़ने में, उसमें सबने पढ़ा है ना। तो उसमें क्या आपकी मनपसंद की चीजें होती थी, इसलिए आप उसको पढ़ते, अच्छे से पढ़ते थे, पूरा कंप्लीट करते थे। बट वो क्या था, बचपन। अब आप एस्पिरेंट बन गए, एंड ये कोई अदर एग्जाम के नहीं, बट एक बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की, ठीक है, सर्विसेज के लिए आप जाने वाले हैं। तो एक एस्पिरेंट जो होता है, तो मैं सबको यही कहता हूं, ऑफिसर बनने से पहले एस्पिरेंट बनिए। जिस दिन आप एस्पिरेंट बन जाइएगा ऑफिसर, उस दिन आप बन जाइएगा, ठीक है। तो ये एस्पिरेंट का सबसे खास बात ये होता है कि उसको अपने सोसाइटी में जितने भी चीजें होती रहती हैं वो उसको पता होता है, कि कहाँ पे कौन सी घटना हुई, पुलिस ने उस पर क्या कार्रवाई किया, आने वाले टाइम में क्या हो सकता है इसके अगेंस्ट, ठीक है। लाइक अभी कुछ दिन पहले कोई घटना हो जाएगी पटना में, या आने वाले टाइम में मान लीजिए हो गई, ठीक है, तो आप ये 10 लोगों के बीच बता सकते हैं इसके आगे की कार्रवाई क्या करेगी पुलिस, ठीक है। तो ये होता है फायदा आपको अगल बगल की चीजों को जानने का। एंड ये आपको पता कैसे चलेगा, जो सबसे पुराना तरीका है वही, एंड वो है आपका डेली न्यूज़पेपर। डेली न्यूज़पेपर आप जब भी पढ़िएगा, ये जानने के लिए कभी मत पढ़िए, ठीक है, कि इसमें मुझे रटना है ये चीज कि हाँ ये करंट अफेयर्स आया, चलो इसका नोट्स बना के कॉपी में डाल लेता हूँ, ठीक है, ऐसे के लिए नहीं पढ़ना। न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ना है आपको कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी घटना कब हो रही है, कौन सा नया स्कीम आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कौन सा स्कीम आया बिहार सरकार का, बिहार सरकार के मुख्य पद पे या मेजर पोजीशन पे कौन से मिनिस्टर होल्ड किए हुए हैं। अगर आप डेली ये चीज पढ़ रहे हैं, लाइक बिहार के सीएम के बारे में आप जान रहे हो, क्या नाम है उनका? गलत अगर मैं बोलूं तो श्री सम्राट चौधरी जी ना। आप
पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर, उसमें क्या लिखा रहता है, श्री सम्राट चौधरी। अगर बिहार गवर्नमेंट का आप कोई भी नोटिस देखते होंगे, उस पर क्या लिखा रहता है, श्री सम्राट चौधरी। ठीक है, तो सबसे पहला काम, कोई भी जो पोजीशन है, ऑफिशियल पोजीशन है, ठीक है, इंग्लिश में उसे ऑनरेबल लगाते हैं, हिंदी में माननीय लगाते हैं, या नाम के पहले श्री लगाते हैं। जब भी आप मेंस में भी आंसर राइटिंग करिएगा, तो हम वो थोड़ी लिखेंगे नरेंद्र मोदी सेड दैट, हम क्या लिखेंगे, आवर ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी सेड दैट। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको न्यूज़पेपर सिखाता है। ठीक है, दूसरा चीज ये होता है कि न्यूज़पेपर में एक न्यूज पे 4 दिन तक आर्टिकल चलेगा। ठीक है, लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या पेगासस वाला कोई केस आया था, याद है सबको, पेगासस वायरस का कोई केस आया था, उस पर लगातार 10 दिन तक एडिटोरियल में न्यूज आ रहा था। ठीक है, मैगजीन में बस एक बार दे दिया जाता है पेगासस वायरस क्या है, बट न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ रहे हैं तो आपको 10 दिन तक एक ही चीज रिवाइज होते जा रहा है। तो एग्जाम में जैसे आपको क्वेश्चन देखिएगा तुरंत टिक मार दीजिएगा, लास्ट में याद रखने की भी जरूरत नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला आपका काम ये है, आप घर जाइएगा। ठीक है, अभी तो आप लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर उतने अच्छे से नहीं कवर कर पाइएगा, क्योंकि इंग्लिश न्यूज़पेपर कवर करने के लिए मैक्सिमम सब्जेक्ट का हो जाना जरूरी है, तभी समझ में आएगा। ठीक है, एंड ये कभी मत सोचिए है कि इंग्लिश ठीक करने के लिए इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, क्योंकि जिनका ठीक होता है वही पढ़ते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा मिथ है, बचपन में सब करते थे ना, इंग्लिश अच्छा करना है तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो। ठीक है, वो रीडिंग होता है, वो तो आप लिटरेचर का बुक से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप लोग का ये है, आज से सारे आदमी हिंदुस्तान या दैनिक जागरण में से कोई एक पेपर अपने पास घर पे बोल दीजिए कि आने के लिए। ठीक है, ये डेली आप लोग पढ़िएगा, एंड डेली आपको पेपर क्लास में भी लेके आना। ठीक है, मैं भी यहाँ पेपर खोलूंगा, आप लोग को भी वहां पे पेपर खोलना। ठीक है, एंड यहीं पे साथ में पढ़ेंगे, डिस्कशन करते हुए पढ़ेंगे, जिससे कि आपको चीजें पूरी अच्छी तरह से याद हो जाएगी, तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे हम लोग। तो कल से सारे लोग न्यूज़पेपर लेके आएंगे क्लास में। ठीक है, एंड कितना उसका कॉस्ट होता है, 3 रुपया 4 रुपये। ठीक है, महीना का 120 130 रुपया लगेगा, लास्ट में उसी को बेच दीजिए पूरा में, एंड 10 20 रुपया का आइसक्रीम खा लीजिए। क्या, तो सबसे पहला काम, कल से सब लोग न्यूज़पेपर लेके आएंगे एंड डेली क्लास में ही करेंगे। उसके बाद हाँ, नहीं नहीं, फ्रेश डेट का, कल से उसी दिन का न्यूज़पेपर लाएंगे। हाँ, कल कितना तारीख है, 7 जुलाई, थाला फॉर रिवीजन का बर्थडे है कल। क्या, तो 7 जुलाई का कल से आप लोग न्यूज़पेपर लेके आइएगा क्लास में। जैसे ही आपकी क्लासेस कंप्लीट होंगी, मैं आऊंगा करंट अफेयर्स की क्लास लेने, तो साथ में ही न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ेंगे कि लास्ट में हमें इसकी जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, ये देखिए, ये इंडियन एक्सप्रेस पेपर है। ठीक है, मैं आपको क्लास में दोनों न्यूज़पेपर कवर करवाऊंगा, हिंदुस्तान दैनिक जागरण वाला भी एंड इंग्लिश वाला भी, बट ये होगा इंग्लिश वाला मैं करवाऊंगा, हिंदी वाला आपको खुद लेके आना है, वो साथ में हम लोग करेंगे। ठीक है, जब हिंदी वाला पे 10 दिन में हमें कमांड अच्छा हो जाएगा, तब हम लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर भी साथ साथ करेंगे, बट स्टार्टिंग में सीखने के लिए हमें थोड़ा स्लो ड्राइव करना होगा, बाद में तो पेप्सी पी के भी ड्राइव करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला न्यूज ये है, 100 मिसाइल्स फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर 5 साल बैप्स्टिल बाई फायर एट सी नियर हॉर्मुज। ठीक है, इस पूरे आर्टिकल में जो काम की चीज है वो बस एक ही है, वो है व्हाट इज हॉर्मुज। ये काफी न्यूज में था। आप लोग में से न्यूज चैनल कौन कौन देखता है? अच्छा, मीम तो देखते होंगे एटलीस्ट, मीम में था ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज न्यूज में, था ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज न्यूज में। ठीक है, तो इसमें पेपर में जब आया ये आर्टिकल, इसमें आपको बस एक चीज याद रखना है, ये प्लेसेस का है, व्हाट इज हॉर्मुज, सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये आना चाहिए। ठीक है, ये पूरा आर्टिकल कोई काम का नहीं है हमारे, इसमें बस एक लोकेशन काम का है, वो है हॉर्मुज। ठीक है, न्यूज़पेपर का भी जो आप लोग नोट्स बनाइएगा, ठीक है, तो एक कॉपी लीजिएगा एंड उसमें क्या करिएगा,
पार्ट बाय पार्ट बांट देना, ठीक है, जैसा बचपन में करते थे। इंडेक्स में नंबरिंग पहले कर दीजिएगा 1 से लेकर 100 200, जिसमें से इंडेक्स में लिख लीजिएगा 1 to 30 आपका होगा प्लेसेस इन न्यूज, फिर 30 से 31 to 50 कर दीजिएगा, इसी तरह आपका सबमिट्स इन न्यूज, फिर 51 से आपका 70 कर दीजिएगा स्कीम्स इन न्यूज, फिर 70 से लेके 80 तक या 75 तक मिलिट्री एक्सरसाइज, बुक्स एंड ऑथर एंड टारगेट्स। इसी तरह करके सब टॉपिक में हम लोग कॉपी को बांट देंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा न्यूज आया है सबसे पहला, ये किस टॉपिक में जाएगा? प्लेसेस इन न्यूज में जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग जानेंगे कि हॉर्मूज कहाँ है, एंड हॉर्मूज चूंकि स्ट्रेट है तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन ये आना चाहिए व्हाट इज स्ट्रेट। ये हम लोग पढ़ेंगे, जियोग्राफी का टॉपिक है, तो जो आपके जियोग्राफी वाले सर है वो आपको करवाएंगे, ठीक है। बट सबसे पहले आना चाहिए ये हॉर्मूज क्या है, ठीक है। तो ये जो हॉर्मूज से जाने से पहले जानते हैं स्ट्रेट क्या होता है, क्योंकि हॉर्मूज तो आपका स्ट्रेट है। तो देखिएगा, अ नैरो वाटर पैसेज दैट कनेक्ट टू लार्जर वाटर बॉडीज, ठीक है। जो दो लार्जर वाटर बॉडीज है उसको एक पतला सा पैसेज जो कनेक्ट करेगा उसी को कहा जाएगा स्ट्रेट। लाइक आप ये फोटो देख सकते हैं, ये फोटो देखिए, यहाँ पे कौन सा वाटर बॉडी है? पर्शियन गल्फ। यहाँ पे कौन सा वाटर बॉडी है? गल्फ ऑफ ओमान। दो वाटर बॉडीज है, इन दोनों वाटर बॉडीज को जो कनेक्ट करता है उसको क्या कहेंगे? स्ट्रेट। एक ऐसा पतला चैनल जो दो वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट कर देगा उसको क्या कहेंगे? स्ट्रेट। एंड यहीं पे हमें कौन सा स्ट्रेट पढ़ना है? हॉर्मूज। तो क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कौन से दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। तो आप देख सकते हैं, पहला कौन? पर्शियन गल्फ। दूसरा कौन? गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। एटलस सबके पास है ना? कल से एटलस लेके भी आना है हमें, ठीक है। कल से हम लोग मार्किंग भी करेंगे कि कहां कहां पे ये सारे लोकेशंस है, एंड एटलस पे रंगना है अच्छे से हमें, ठीक है, क्योंकि उसको दूसरे को तो बेचना नहीं है, खुद के लिए पढ़ना है। बचपन वाला काम थोड़ी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहला व्हाट इज स्ट्रेट? A channel, a narrow channel that connects two water bodies is known as strait. And Strait of Hormuz connects which two water bodies? Persian Gulf and Gulf of Oman, ठीक है। अगर इसको वर्ल्ड मैप पे हम लोग देखें, अगर इसमें फोटो होगी वर्ल्ड मैप की, जो कि होनी चाहिए, नहीं है इसमें वर्ल्ड मैप की फोटो। ओके, फोटो तो नहीं दिख रहा होगा सबको? ओके, फोटो तो नहीं दिख रहा होगा सबको ना? तो यहाँ पे आपकी जो हॉर्मूज है उसका लोकेशन ये, दिस इज द लोकेशन ऑफ हॉर्मूज, ठीक है, न कि ये। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ये है, ये वाला नहीं है। हमने क्या देखा, किसको किसको कनेक्ट करती है हॉर्मूज? पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। तो जहां ओमान होगा उधर ही हमारा हॉर्मूज होगा। ओमान किधर है हमारा? इस साइड, ठीक है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहां होगी हमारी? इधर, ठीक है। ये काफी न्यूज में था। तो एक होमवर्क आप ये लिखिए कि कौन कौन सी कंट्री है
जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को सराउंड करती है। हाउ मेनी कंट्रीज आर सराउंडिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ठीक है। अब न्यूज में ये इसलिए था, ये ईरान है, ठीक है। अब ईरान से इंडिया को, आप देखे होंगे एलपीजी का जो क्राइसिस हो रहा था, वो क्या होता था कि एलपीजी एलएनजी ईरान यहां से भेजता था, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, ठीक है। यहाँ से आपका जैसे एलपीजी एलएनजी आता था, ईरान ने इसको ब्लॉक कर दिया था, ठीक है। चाहे वो किसी का भी शिप हो, खासकर यूएसए ये सब का, उस पर लगातार अटैक कर रहा था। तो जब यही ब्लॉक हो जाएगा मान लीजिए आपका, तो क्या यहाँ से कोई भी ट्रांसपोर्टेशन अलाउ होगा? नहीं होगा, ठीक है। ये इशू को और भी हम लोग डिटेल में जानेंगे जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी। ये इनिशियल क्लास है इसलिए इजीली समझेंगे इसको। तो इसमें आपको एक ही चीज याद रखना है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज किसको किसको कनेक्ट करता है। तो किसको किसको कनेक्ट करेगा? पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान का। आपने बीपीएससी ऑडिटर एग्जाम का एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, कल ही आया ये पेपर में। कल के पेपर में एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था। बीपीएससी 71st में भी एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए, हाँ यही था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कनेक्ट्स, एंड ऑप्शन में सारे थे जिसका आंसर होता पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। तो लगातार ये क्वेश्चन बीपीएससी में 2 साल में 2 बार आ चुका है, ठीक है। अभी ये न्यूज में भी आने वाली, ये वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपको दिख जाए। तो ऐसे हमें करंट अफेयर्स पढ़ना है। चलिए ये देखिए नेक्स्ट न्यूज, उड़ान नेक्स्ट फेज विद 29,000 करोड़ आउटले, पीएम ओपन्स जोधपुर टर्मिनल, ठीक है। ये न्यूज में हमें सबसे पहले जानना होगा व्हाट इज उड़ान। क्या ये कौन से चैप्टर में आएगा करंट अफेयर्स के? गवर्नमेंट स्कीम्स में। तो जो आप कॉपी बनाइएगा उसमें प्लेसेस में हमने देख लिया हॉर्मूज। अब स्कीम्स वाले पेज में हम लोग क्या डालेंगे? उड़ान, ठीक है। उड़े देश का हर आम नागरिक, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है उड़ान स्कीम का, ठीक है। तो ये पेपर में आया, हमने कॉपी में नोट किया उड़ान। अब इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे एंड उसको कॉपी में नोट करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका स्कीम्स में क्या होगा, डेली डेली कवर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं उड़ान स्कीम का, उड़े देश का आम नागरिक। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसका फुल फॉर्म क्या है? ये किस लिए लाया गया था? ये इसलिए लाया गया था, आपने ये मूवी देखा अक्षय कुमार का जो आया था, इसी मूवी पे बेस उड़ान से, मुझे मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, साउथ की कॉपी थी वो मूवी। हाँ उसी की कॉपी थी वो मूवी। नहीं 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 नहीं, सुराई पोट्रू की कॉपी थी वो, उड़ानी मूवी का नाम था। हाँ उसमें इसी का इनिशिएटिव दिखा है। इसमें क्या होता है कि लाइक छोटे से गांव ले लीजिए या नॉर्थ ईस्ट का छोटा शहर ले लीजिए, कितने लोग उसमें फ्लाइट अफोर्ड कर पाते हैं? बहुत कम, ठीक है, क्योंकि फ्लाइट का कॉस्ट बहुत ज्यादा है, ट्रेन का कॉस्ट कम है। अगर मैं उसी फ्लाइट के कॉस्ट को एक ट्रेन के कॉस्ट के बराबर कर दूं, तो लोग ट्रांसपोर्टेशन किससे जाएंगे? फ्लाइट से जाएंगे या ट्रेन से जाना पसंद करेंगे? फ्लाइट से जाना पसंद करेंगे। तो ये इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, मान लीजिए फ्लाइट का दाम है 4,000 रुपया, आपको असम से पटना आने का एक एवरेज प्राइस मान लेते हैं। तो अब सरकार बोलेगी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें से 3,000 मैं दूंगा, बस तुम 1,000 रुपया पे करो, ठीक है। तो 3,000 सरकार क्या कर देगी, जो एयर कंपनी है उसको वो 3,000 दे देगी 4,000 में से, और 1,000 कौन पे करेगा? आप पे करिएगा। आपके लिए सस्ता हो गया ये। तो आपके लाइफ स्टाइल में एक और चीज जुड़ गया कि आपको फ्लाइट से भी आप सफर कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम दिया है पूरे देश का आम नागरिक। जो कॉमन पीपल है वो भी फ्लाइट का ट्रेवल कर सके, तो वही है आपका उड़ान स्कीम। इसमें क्या होता है आप देख सकते हैं, दिस स्कीम वाज डिजाइन अंडर नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016। इससे हमें ये पता चलता है कि ये स्कीम कब आया, 2016 में आया। लाइक कल के जो पेपर में क्वेश्चन था कि आपका इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम कब आया है, डायरेक्टली यही क्वेश्चन था।
तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, अब बीपीएससी फोकस कर रहा है ईयर पे भी, ठीक है। तो जहां मैंने उड़ान लिखा, पहले इसके पॉलिसी का नाम लिख दिया कि किस एक्ट के तहत ये आया, तो जिससे मुझे पता चला ये 2016 में आया, with a focus of connecting tier 2 and tier 3 city through a market driven financial support model। मतलब जो छोटे छोटे शहर हैं उनको आपस में कनेक्ट करेंगे, किसके थ्रू, फ्लाइट्स के थ्रू, ठीक है। जो अगर मान लीजिए कनेक्शन हो गया फ्लाइट्स के थ्रू, आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट है या मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैं जान रहा हूँ कि वहां रॉ मटेरियल मिल रहा है, वहां लेबर अच्छे खासे हैं, बट वहां कनेक्टिविटी की कमी है, तो मैं कभी वहां बिजनेस नहीं करूंगा। क्या मान लीजिए मुझे वहां सामान बनाने में 10 रुपया लग जा रहा है, वहां से ट्रांसपोर्ट करने में ही 50 रुपया लग जा रहा है, तो मुझे फायदा होगा, नहीं होगा। मान लीजिए मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैं जान रहा हूँ कि वहां रॉ मटेरियल तो ठीक है, वहां कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, मतलब वहां से मैं कहीं दूसरे जगह सामान ले जाऊंगा तो मात्र मुझे 2 रुपया लग रहा है, जो बाकी जगह 10 रुपया लगता था। मैं क्या करूंगा, तुरंत अपना बिजनेस वहां पे सेटअप कर दूंगा। तो उसी तरह मान लीजिए अगर बिहार का कोई एक गांव में एयरपोर्ट बनता, ठीक है, या आपके गांव में एयरपोर्ट बनेगा, तो वहां पे क्या होगा, कनेक्टिविटी आ जाएगी, अब पटना से डायरेक्ट लोग वहां जा पाएंगे, या वहां से डायरेक्ट शिपमेंट कहीं जा पाएगी, तो वहां पे जो इंडस्ट्री लगेगी वहां का डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा कहाँ, ग्लोबली, ठीक है, आप डायरेक्ट शिपमेंट कर सकते हो। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कनेक्टिविटी के लिए ये स्कीम। आया समझ में, ठीक है। इसमें हमने देखा कि फंडिंग कौन करती है, गवर्नमेंट करेगी, किसको करेगी, एयरलाइंस को करेगी, तो फाइनेंशियल सपोर्ट टू एयरलाइंस टू इंश्योर अफोर्डेबल फेयर्स ऑन रीजनल रूट्स, ठीक है। उसके बाद अब देखिएगा तो इंडिया में अभी 625 रूट इसके हो चुके हैं, एंड ये 90 एयरपोर्ट इसके तहत बनाए गए हैं, जो भी रीजनल एयरपोर्ट्स बन रहे हैं उड़ान स्कीम के तहत, 90 एयरपोर्ट इंक्लूडिंग 15 हेलीपोर्ट्स, हेलीकॉप्टर के लिए, ठीक है। तो ये उसके बारे में और भी कुछ डिटेल है, लाइक आप एयरपोर्ट पे जाइएगा तो ये उड़ान यात्री कैसे मिलेगा, आप इसमें लाइक एयरपोर्ट कोई गए होंगे तो आप देखते होंगे वाटर बॉटल भी होता है, काफी महंगा मिलता है, ठीक है, 20 रुपए का पानी 200-300 में मिलता है। तो उड़ान यात्री कैफे भी इसलिए खोला गया कि आप एयरपोर्ट जाइएगा तो वहां पे आपको 20 रुपए का पानी बोतल, 40 रुपए का पानी बोतल, क्योंकि मान लीजिए जो 1000 दे के आया फ्लाइट में ट्रेवल करने, वो 400 का पानी थोड़ी खरीदेगा क्या, तो क्या करेगा, इसी उड़ान यात्री कैफे में जाएगा एंड 20-30 में अपना पानी का बोतल हो गया या कुछ खाना हो गया वो जाके एक्सेस कर सकता है, ठीक है। एंड ये देखिए इसी में आ गया था कृषि उड़ान स्कीम, ठीक है, आप अपना सामान भी जो है बाहर भेज सकते हैं, जो आपका फल हो गया, आपका टोमेटो हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, एज अ किसान आप है तो आपको बाहर के मार्केट में पहुंचाना है तो फ्लाइट से डायरेक्टली, क्यों फ्लाइट से, थोड़ा दिमाग लगाइए, बिल्कुल, जो आपके जो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स होते हैं ये पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, पेरिशेबल आइटम्स मतलब ऐसे सामान जो जल्दी सड़ जाएंगे, आप टमाटर को 2 दिन बाहर रख के छोड़ दीजिए, देखिएगा वो सड़ना स्टार्ट कर देगा। तो मान लीजिए उसको मैं ट्रेन या ट्रैक्टर से भेजूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा, उसका जो क्वालिटी है वो अफेक्ट कर जाएगा। तो मान लीजिए मैं उतना ही प्राइस में अगर बाहर के मार्केट में फ्लाइट से पहुंचा दिया सेम प्राइस में, ठीक है, तो ये मेरे लिए तो फायदे की बात होगी, पहले मैं 10 केजी टमाटर बेच रहा था, मैं 20 केजी बेचूंगा, क्योंकि 10 केजी मेरा बच गया ना, जो सड़ा हुआ था वो भी चला गया अच्छा से बिना सड़े हुए, तो इससे क्या होगी, मेरी इनकम बढ़ जाएगी। अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो सरकार को क्या फायदा होगा, सरकार इनकम टैक्स लेती है ना, तो पहले मुझसे 10 रुपया का टैक्स लेती थी, अब मुझसे 20 रुपया का टैक्स लेगी। अगर सरकार के पास 20 रुपया आ रही है तो सरकार 20 रुपया का क्या करेगी, 20 रुपया आप पे खर्च करेगी, पहले वो 10 रुपया का रोड बनाती थी, अब 20 रुपया का रोड बनाती है, तो आपको क्या होगा, अच्छा रोड मिलेगा चलने के लिए, ठीक है। जब अच्छा रोड मिलेगा चलने के लिए तो कनेक्टिविटी आ जाएगी, और जहां कनेक्टिविटी आ गई वहां इंडस्ट्री बैठेगा, इंडस्ट्री बैठेगा वहां नौकरी कौन करेगा, आप ही लोग करिएगा, नौकरी करके पैसा कौन कमाएगा, आप ही कमाइएगा, फिर पैसा से टैक्स कौन लेगी, सरकार लेगी, तो एक फुल सर्कल ये बनता है इकोनॉमी में, ठीक है। एक छोटा सा स्कीम से आप पूरा इकोनॉमी डेवलपमेंट कर दिए अपने रीजन का, ठीक है। अगर मेंस में भी क्वेश्चन आता है तो आपको भी इसी तरह आंसर करना होगा, एक पूरा सर्कल बना के एक छोटे से स्कीम से, तो ये चीजें समझना होगा आपको, ठीक है। तो वही हम लोग ने देखा उड़ान स्कीम के बारे में, ठीक है। चलिए, क्या ये इम्प्लीमेंट, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कौन करता है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
ठीक है, जितने एयरपोर्ट्स है इसके अंडर में आते हैं। लाइक गवर्नमेंट का कोई स्कीम है, उसको कौन इंप्लीमेंट करेगा, मतलब उसको लागू कौन करेगा ग्राउंड लेवल पे, तो उसको इंप्लीमेंट करेगी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड। लो प्रेशर सिस्टम ओवर बे ऑफ बंगाल ब्रिंग्स प्रॉमिस ऑफ रेन। किसका बताया तो था, पूरे देश का आम नागरिक। हाँ, ओके, लो प्रेशर सिस्टम ऑफ बे ऑफ बंगाल ब्रिंग्स प्रॉमिस ऑफ रेन। ठीक है, ये ज्योग्राफी का टॉपिक है भाई। ठीक है, तो इसमें हमें ये देखना होगा व्हाट इज लो प्रेशर सिस्टम, और ये लो प्रेशर सिस्टम से रेन का क्या कनेक्शन है। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी क्लास में आप पूरे अच्छे तरीके से देखिएगा, बस थोड़ा सा इसका पार्ट हम लोग देखेंगे क्योंकि न्यूज़पेपर में आया था। लो प्रेशर सिस्टम पहले समझते हैं। दिस इज द सन। ठीक है, यहां पे 4 लोग खड़े हैं एक ही टेबल पे। ठीक है, इस टेबल पे, और दूसरा वाला जो टेबल था वहां पे एक ही लोग खड़ा है। ठीक है, तो ये बताइए ज्यादा प्रेशर कौन से टेबल पे होगा, टेबल नंबर ए पे या टेबल नंबर बी पे। हाँ, ए पे ज्यादा प्रेशर होगा। ठीक है, मान लीजिए सन आया एंड सन की हीट बहुत जोर से लगी, सबको सबको गर्मी लगा। अब क्या किया इन्होंने, इसमें से जो 2 थे, इनमें से जो 2 लड़के थे वो आ गए इस टेबल पे। अब बताइए अब ज्यादा प्रेशर किधर है, आ बी पे प्रेशर है। तो ये बात आप समझ गए, जहां पे ज्यादा लोग रहेंगे वहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, जहां पे कम लोग रहेंगे वहां पे कम प्रेशर होगा। ये चीज आया समझ में। तो चलिए आपने लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर समझ लिया। देखिए कैसे, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जितने भी एयर होते हैं वो कहां होते हैं, ग्राउंड पे होते हैं। ठीक है, अब सन का हीट आएगा तो ये जितने भी एयर है ये भी आपस में गर्म हो जाएंगे, एंड गर्मी के कारण चीजें क्या होंगी, फैलेंगी। गर्मी के कारण चीजें फैलेंगी तो क्या होगा, ये सारे आपस में फैल जाएंगे एंड यहां से चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे, आप जब भी एयर को गर्म करिएगा या चाय बनाने के लिए या पानी उबालने के लिए तो वेपर ऊपर की तरफ आता है। आप बचपन में एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे वो रख के, या हॉट एयर बैलून आपने देखा होगा। ठीक है, एयर किधर किधर जाता है, गर्म एयर ऊपर की तरफ। तो जब भी सन आएगा एंड गर्मी जब नीचे पड़ेगी तो एयर कहां चली जाएगी, ऊपर में गर्म होके। तो ऊपर में जब गर्म होके सारी एयर आ गई तो नीचे कौन सा प्रेशर बनेगा, खाली जगह पे लो प्रेशर, और सारी एयर ऊपर चली गई, कौन सा प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर। यहां तक आया समझ में सबको। तो हमने क्या जाना, जितनी भी हीट आएगी, ठीक है, जितनी हीट बढ़ेगी वहां पे कौन सा प्रेशर जनरेट होगा, लो प्रेशर। तो ये कह सकते हैं हम लोग लो प्रेशर मतलब हाई टेम्परेचर, ये कह सकते हैं हम लोग। आया समझ में ये। अब देखिए, जो पहले आप देखते होंगे जब आप पानी या चाय गर्म करते होंगे, अभी घर पे जाके करके देखिएगा, तो वेपर के ऊपर एक प्लेट रख दीजिएगा, उससे क्या होगा, पानी बन के वो गिरना स्टार्ट कर देगा। क्यों गिरना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि वो कंडेंस हो जाएगा। ठीक है, तो जो एयर नीचे से गर्म होके ऊपर गई, ऊपर जाके वो क्या हो गई, ठंडी हो गई, एंड ठंडी होने के बाद क्या बनाई, बादल बनाई ऊपर जाके, एंड बादल से क्या होगी, बरसात होगी। बादल से क्या होगी, बरसात होगी। तो ये हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे जब आपकी ज्योग्राफी की क्लास पढ़ाई होगी तो। ठीक है, इनिशियल क्लास में ये आर्टिकल यही कहने का मतलब था, लो प्रेशर सिस्टम ओवर बे ऑफ बंगाल, मतलब बे ऑफ बंगाल पे आपका लो प्रेशर सिस्टम बन रहा है। आप ये कंसेप्ट अगर आपको अभी समझ में आ गया तो जब जब लो प्रेशर बनेगा तो क्या होगी, बरसात होगी। ठीक है, तो ये कह सकते हैं अभी पटना में कल लो प्रेशर सिस्टम बन गया था, कह सकते हैं ना।
तो अब जब जब बारिश होगी आप लोग अब क्या कहिएगा, लो प्रेशर बन गया था पटना में इसलिए क्या हुआ, बरसात हुआ। ऐसा नहीं ठंड के बरसात में कर दीजिएगा, उसका अलग कंसेप्ट है, वो ज्योग्राफी में देखेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में, ठीक है। बट जो भी गर्मी की बरसात होगी, अब जब जब बरसात होगा ये मत कहिएगा बरसात आ गया, ठीक है। अपना रूममेट भी होगा उसको यही बोलना है, लो देखो लो प्रेशर सिस्टम जनरेट हो गया जिसके कारण बारिश हो गई, इसी तरह याद हो जाएगा आपको। आया ये कंसेप्ट समझ में? चलिए, इंटीग्रेटेड पैराशूट टेस्ट फॉर द गगनयान सक्सेस इसरो, ये कौन से टॉपिक में आएगा करंट अफेयर्स? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। पिछले बार भी 3 क्वेश्चन थे साइंस एंड टेक के, ऑडिटर एग्जाम में जो कल हुआ उसमें भी 3 क्वेश्चन थे साइंस एंड टेक के। तो ये हमने क्या जाना कि साइंस एंड टेक एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम साइंस एंड टेक करेंगे तो हमारा 2-3 क्वेश्चन तो ऑलरेडी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये किस टॉपिक में आएगा? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टू बी वेरी प्रिसाइज स्पेस टेक्नोलॉजी में आएगा, ठीक है। तो हम जानेंगे ये गगनयान क्या है, ठीक है। तो गगनयान इंडिया का हमारा स्पेस क्रूड मिशन है। स्पेस क्रूड मतलब इंडिया से हम लोग क्या करेंगे, लोगों को स्पेस में भेजेंगे, वही मिशन का नाम है। तो आपका कहने का मतलब होगा सर राकेश शर्मा तो चले गए थे स्पेस में, तो क्या वो इंडिया से गए थे? वो इंडिया के पर्सन थे बट इंडिया के धरती से तो नहीं गए थे वो, लाइक शिवांशु शुक्ला रिसेंटली, ठीक है। क्या वो भारत से उड़ान भरे थे? नहीं भरे थे ना। तो भारत से उड़ान भर के हम स्पेस में जाएंगे, उसी मिशन का नाम है गगनयान, ठीक है। भारत की धरती से हम लोग उड़ान लेंगे एंड स्पेस में जाएंगे, उसका नाम क्या है? गगनयान। तो वही है गगनयान मिशन, इंडिया जायंट लीप इन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। द गगनयान मिशन इंडिया ऑनगोइंग प्रोजेक्ट टू सेंड अ 3-day मैन्ड मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब 3 दिनों के लिए टू द लोअर और अर्थ ऑर्बिट ऑफ 400 किलोमीटर विद अ क्रू ऑफ 3 मेंबर्स एंड ब्रिंग देम सेफली ऑन द अर्थ। मतलब समझिए, धरती से 400 किलोमीटर ऊपर ये आपका पृथ्वी है, तो इसके सरफेस से जहां पे आप खड़े हैं यहां से 400 किलोमीटर ऊंचा इनको भेजा जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को भेजा जाएगा? 3 पर्सन को भेजा जाएगा। कितने दिन के लिए भेजा जाएगा? 3 डे के लिए। मतलब ये तीनों लोग तीनों दिन धरती से 400 किलोमीटर ऊंचाई पे रहेंगे, कितना दिनों तक? 3 दिनों तक जी। एंड इस मिशन का नाम क्या होगा? गगनयान। गगन मीन्स क्या होता है? आसमान। तो 400 किलोमीटर ऊंचे आसमान में ये लोग रहेंगे। तो इसमें 3 पॉइंट याद रखना है। कितना दिन का मिशन है? 3 दिन का। कितने लोगों के लिए मिशन है? 3 पर्सन। कितना किलोमीटर तक जाएंगे? 400 किलोमीटर। अब ये आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे, तो क्या कहीं पे है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? नहीं। शुभांशु शुक्ला गए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, पर हम लोग गगनयान मिशन में जा रहे हैं? नहीं जा रहे, बस क्या स्पेस में जाके आ जा रहे हैं। स्पेस में क्या है कि एक हमने बड़ा सा फुटबॉल स्टेडियम के साइज का एक मतलब रहने का जगह बनाया है जो हमारे एस्ट्रोनॉट है उनके लिए, उसको कहा जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है। 5 स्पेस एजेंसी एंड 15 कंट्री ने मिलकर वो बनाया जिसमें भारत नहीं, ठीक है। तो ये हमारे जो मिशन होंगे ये किसी भी अंतरिक्ष स्पेस क्राफ्ट में नहीं जाएंगे, मतलब वहां पे जाके नहीं पहुंचेंगे, स्पेस में जाएंगे, 3 दिन रहेंगे एंड फिर धरती पे हमारा वापस आ जाएंगे। यही आपका गगनयान मिशन जो हमारा न्यूज में था, ठीक है। इसी में देखिएगा पहली बार हम लोग इसका ट्राई करेंगे। फर्स्ट अनमैन्ड मिशन होगा जीवन जिसको कहा जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या कहेंगे, एक ह्यूमनॉइड रोबोट को भेजेंगे पहले स्पेस में, और थर्ड जो मिशन होगा इसमें हम लोग क्रू को भेज देंगे, ठीक है। चलिए, आप यही समझिए, मान लीजिए अगर मुझे ही भेज दिया जाए पहली बार स्पेस में बिना किसी टेस्टिंग के, मुझे उधर कुछ हो गया तो, ठीक है। इसलिए पहले क्या, पहले मैं हम लोग खाली फ्लाइट भेजेंगे स्पेस में जीवन में, फिर क्या कहेंगे एक व्योमित्र नाम का एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, फिर हम लोग रोबोट को डाल के भेजेंगे कि रोबोट को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है क्या, मतलब उसके स्किन डैमेज नहीं हो रहा है, मतलब वहां पे ऑक्सीजन लेवल सही है कि नहीं है, उसका नाम है व्योमित्र ह्यूमनॉइड रोबोट। फिर जब वो भी सक्सेसफुल हो जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, इंसानों को भेजेंगे, जो 3 लोग। अब एक और वेल प्लेस न्यूज में था हमारा, देखिएगा
बाइजेंटीन एम्पायर के बारे में, जो आप लोग एंशियंट हिस्ट्री पढ़िएगा या मेडाइवल पढ़िएगा तो बाइजेंटीन एम्पायर के बारे में आप लोग पढ़ना है। इस न्यूज आर्टिकल में एक प्लेस न्यूज में है, जो आप ये पढ़िएगा न्यूज आर्टिकल, वो है ढकला ओएसिस। ढकला ओएसिस, तो ये देखिएगा, द रिसेंट डिस्कवरीज एट द ढकला ओएसिस एंड द मरीना आर्कियोलॉजिकल साइट नियर अलेक्जेंड्रिया आर द लेटेस्ट फाइंडिंग विद द इजिप्शियन गवर्नमेंट फोर्स। तो ये पता चलता है इजिप्ट में ये ओएसिस है। ओएसिस का क्या नाम है? ढकला ओएसिस। ये प्लेसेस आपसे न्यूज में पूछा जाता है, ठीक है, ढकला ओएसिस, ठीक है। तो ये पूरे न्यूज आर्टिकल में मुझे एक अनोखा प्लेस मिला ओएसिस का नाम, जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हमने कवर कर लिया। अब ये देखिए, अब आते हैं हिंदी न्यूज़पेपर पे। नीति आयोग की तर्ज पे बिहार में भी बनेगा एक अपना आयोग। ये बताइए, प्रैक्टिकली सोचते हैं, एक सिनेरियो लेते हैं, ठीक है। आप सारे चीफ मिनिस्टर हैं अलग अलग राज्य के, ठीक है, और मैं हो गया एक आयोग का हेड, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, आप लोग का प्रॉब्लम सुनूंगा, ठीक है, एंड क्या करूंगा, एक प्लान बना दिया कि एक काम करेंगे, एक स्कीम ला रहा हूं, इसको आप अपने स्टेट में इंप्लीमेंट कर दीजिए। अब वो पीछे अरुणाचल वाले हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने गंगा के लिए कोई स्कीम लाया, तो क्या उनके लिए बेनिफिशियल होगा? नहीं होगा। एंड ये साउथ वाले हैं, क्या इनके लिए बेनिफिशियल होगा? नहीं होगा। तो मैं दूसरा सिनेरियो लेता हूं, अगर मैं बोलूं आप लोग अपना चीफ मिनिस्टर एक काम करिए, अपना स्टेट के लिए खुद ही प्लान बनाइए, ठीक है, मुझसे परमिशन मत लीजिए, अपना स्टेट के लिए खुद प्लान बनाइए, एक बजट बनाइए, एक बजट एलोकेट करिए एंड उसको इंप्लीमेंट करिए, ठीक है। तो दोनों में ज्यादा सक्सेसफुल कौन होगा? सेकेंड सिनेरियो। तो पहले क्या होता था, एक प्लानिंग कमीशन नाम की चीज होती थी, ठीक है, छोटे वाले रूम में बैठ जाइए। तो प्लानिंग कमीशन नाम की एक चीज होती थी, वो क्या करती थी कि सबका बात सुनती थी, सारे स्टेट्स का, एक अपना नेशनल लेवल प्लान बना दी एंड बोलती थी स्टेट को इसको अपने में इंप्लीमेंट कर दो। कोई स्टेट बोलता था सर मुझे और फंड चाहिए, तो साइन करने में डिले है, और बजट चाहिए तो बजट देती नहीं थी। मान लीजिए यहाँ दूसरे की सरकार है, आपके में दूसरे गवर्नमेंट की सरकार है, मतलब यहाँ पे कोई और पार्टी की सरकार है सेंटर में, स्टेट में कोई और पार्टी की सरकार है, तो क्या मैं आपको बजट दूंगा ज्यादा? नहीं दूंगा बजट ज्यादा। क्या मैं आपका प्रोजेक्ट अप्रूव करूंगा जल्दी? नहीं करूंगा अप्रूव जल्दी, तभी तो आप इलेक्शन में हारिएगा ना। तो अब क्या होगा, सेकेंड सिनेरियो में मैंने कहा आप अपना प्लान खुद बनाइए, बजट खुद बनाइए, खुद इंप्लीमेंट करिए, तो इससे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। ये जो पार्टी वाला जो था वो तो हट जाएगा। यही हो गया आपका नीति आयोग के साथ, जो पहले प्लानिंग कमीशन था उसको चेंज करके कर दिया गया आपका नीति आयोग। नीति आयोग से पहला चीज आता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एन नंबर ऑफ टाइम्स ये एग्जाम में पूछा गया इसका फुल फॉर्म नीति आयोग का, ठीक है, तो हमें वो याद रखना है। इसका काम क्या है कि कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव मतलब एक दूसरे का मदद करना, एंड कॉम्पिटिटिव मतलब एक दूसरे से कम्पीट करना। कोऑपरेटिव कब होगा, जब नेशनल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आपस में कोऑपरेट करके कोई प्लान बना के एग्जीक्यूट करेगी। कॉम्पिटिटिव कैसे होगा, जब आप लोग अपने में कॉम्पीट करेंगे, कौन सा स्टेट अच्छा प्लान बना रही है, कौन सा स्टेट अपने से प्लान बना के कितना अच्छा डेवलपमेंट कर रही है, तब क्या हो जाए, कॉम्पिटिटिव। तो ये हो गया इसका। इसका पूछा जाता है इसका चेयरपर्सन कौन होंगे, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग, ठीक है। तो अभी हमें नीति आयोग के बारे में इतना ही जानना है जो एग्जाम में पूछा जाएगा, फिर जैसे जैसे पॉलिटी की क्लास आगे बढ़ेगी इसके बारे में और अच्छे तरीके से जानेंगे, ठीक है। इसमें वही ये न्यूज दे रहा है, बिहार में भी इसी स्तर पे आयोग बनेगा, मतलब हर अब जिला का एक अपना आयोग होगा। वो आयोग क्या करेगा, हर जिले का अपना एक प्लान होगा, मतलब 38 जिला बिहार का अपना अपना प्लान बनाएगा, जिसके कारण क्या होगी, सबका अपना अपना बजट होगा एंड जिससे डेवलपमेंट भी ज्यादा होगा। मान लीजिए नॉर्थ बिहार जो हो गया ऊपर का, उसमें बाढ़ से उतनी ज्यादा परेशानी होती नहीं है जितनी ये इलाका में होती है। तो मान लीजिए अगर पूरा बिहार सरकार ने पूरे बिहार के लिए बाढ़ का प्लान बना दिया, तो क्या ये ऊपरी राज्यों, ऊपरी डिस्ट्रिक्ट के लिए सही होगा? नहीं सही होगा। उनको क्या बेनिफिट मिलेगा? इससे अच्छा है कि हर डिस्ट्रिक्ट अपना अपना प्लान बनाए। क्या जो मेरा इशू है, लोकल इशू, मैं उसके लिए प्लान बनाऊं,
ठीक है, आपका जो लोकल इशू आप उसके लिए उसको टारगेट करिए। इससे क्या होगा, रीजनल डेवलपमेंट होगा। लाइक मेरे यहाँ हॉस्पिटल नहीं है तो मैं अपने हॉस्पिटल बनाने के लिए प्लान करता हूँ। आपके यहाँ मान लीजिए प्रोडक्टिविटी नहीं है लैंड की, तो आप लैंड की प्रोडक्टिविटी के लिए प्लान बनाइए। क्या वेरियस इशू एक बार में रिजॉल्व किया जा सकता है इससे। ठीक है, तो वही आपका ये पेपर में दिया हुआ है। ओके, वैभव भारत के युवा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर, ये न्यूज में आया ही था, सब जानते हो। कहां से ये समस्तीपुर के। क्या ये सबसे युवा इंटरनेशनल खिलाड़ी है वर्ल्ड क्रिकेट में? नहीं, इंडिया के सबसे युवा खिलाड़ी है। वर्ल्ड में सबसे युवा खिलाड़ी एक पाकिस्तान का है। ठीक है, तो होमवर्क लिख लीजिए, कौन सा वो क्रिकेटर है, हु इज द यंगेस्ट प्लेयर टू प्ले क्रिकेट इन द वर्ल्ड क्रिकेट, हु इज द यंगेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट इंक्लूडिंग मेन एंड वुमेन, मतलब महिलाओं एंड पुरुष दोनों का मिला के बताइएगा। तो जब भी आप ऐसा न्यूज पढ़िएगा, आपको लगेगा कि ये सबसे यंग है, आपका पहला काम क्या ये पूरे विश्व में नंबर 1 है? क्योंकि एग्जामिनर क्या करेगा, इधर ही फंसा लेगा आपको। आप मैक्सिमम देखते होंगे न्यूज में इंडिया का सबसे यंगेस्ट खिलाड़ी, तो आप सोचेंगे वर्ल्ड का 15 साल में कौन रिप्रेजेंट किया होगा, बट जो एग्जामिनर है वो आपको इधर ही फंसाएगा। तो जब भी करंट अफेयर न्यूज़पेपर पढ़िएगा, सबसे पहला काम इसके अंदर डिटेल में आपको जानना होगा। न्यूज़पेपर पूरा कवर नहीं करेगा, उसके बारे में सर्च करना होगा। जैसे ही न्यूज आया मैंने सर्च मारा, क्या ये विश्व के सबसे यंग खिलाड़ी है, तब आएगा आंसर नो ये नहीं है। तो एक एक्स्ट्रा फैक्ट तो पता चला, एंड वही एग्जाम में पूछता जो बाकी चीज में कवर नहीं की जाती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया हाँ स्पोर्ट्स में। एंड द लास्ट न्यूज, अपार आईडी। ठीक है, स्कीम्स में आएगा गवर्नमेंट का, आपके हिंदुस्तान में आया था अपार क्रेडिट कार्ड रिकॉर्ड लिंक नहीं, तो ये जानना होगा अपार क्या है। ठीक है, ये आपका स्कीम्स में ही आएगा। तो अपार आपका एकेडमिक कार्ड होता है, मतलब आपने कहां से पढ़ाई किया, ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में आप कहाँ थे, वहां पे क्या स्कोर आया, सेकेंड ईयर में कहाँ थे, वहां क्या स्कोर आया, ये सारा कुछ क्या रहेगा डिजिटली आपका इंटर रहेगा अपार आईडी पे। एक 12 डिजिट का नंबर मिलेगा आपको। आधार कार्ड में कितना डिजिट का नंबर होता है? 12 ही होता है। एक एग्जाम में पूछ भी दिया था, लोग आधार कार्ड पे ऐसे गिन रहे थे। ठीक है, तो आपको अपार आईडी मिलेगा 12 डिजिट का। इससे क्या होगा, लाइक बहुत लोग क्या करते हैं अपना सर्टिफिकेट फेक कर देते हैं। एक मिनट, हेलो हेलो, ठीक है सर। ओके, तो लोग क्या करते थे कि अपना आ, वो फेक कर देते थे। ठीक है, तो जिससे कि क्या होता था कि फेक सर्टिफिकेट का पता नहीं लग पाता था। लाइक आप सारे लोग जो है वहां पे अप्लाई करने, कोई उसमें फेक सर्टिफिकेट वाला अप्लाई हाईएस्ट मार्क्स ले आया, 90% आप लोग का 80-85 था जो मेरिट से लाया गया था, नौकरी तो उसको मिल जाएगा, बट वो क्या था फेक तरीका से लाया गया। तो उसी को काउंटर करने के लिए अपार आईडी लाया गया। इसमें आपका बचपन से लेकर अभी तक का रिकॉर्ड होगा। ठीक है, जिससे कि हम लोग ये जो फेक मेरिटोक्रेसी चल रही है उसको हम लोग रिजॉल्व कर सके। तो यही है अपार आईडी का 12 डिजिट का नंबर होगा आपका। इसमें आपका सारा एकेडमिक जो रिकॉर्ड होगा एक ही चीज पे क्या होगा, इंटर्ड होगा, जिसको एक्सेस किया जा सके। तो ये आज का हो गया करंट अफेयर्स कंप्लीट। अब देखिए आपको एक होमवर्क दे रहा हूं। ये पीडीएफ चला जाएगा आपके ग्रुप में। एक होमवर्क आपको और, दिस इज द टूडेज पेपर, ये आज का पेपर है हिंदुस्तान का। ठीक है, अब इसमें से क्या क्या चीज पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये फर्स्ट पेज ऑफ द पेपर है। इसमें पहला क्या आया, बिहार में नल जल योजना की अब ऑनलाइन निगरानी होगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज नल जल योजना, क्या है, क्या है ये, कब आया ये, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको ये गूगल से खोजना है एंड अपने कॉपी में लिखना। फिर कल जब मैं आऊंगा तो सबसे पूछूंगा एंड इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है,
उसके बाद सुबह में सभी इतना पंचायतों में बनेगी मछली उत्पादक समितियां। ये पता चला कि हमारे राज्य में कितने पंचायत है, 8053, जिसको हम लोग बिहार सेशन में देखें, बट पेपर में आ गया, आपको ये पता तो चल गया 8053 पंचायत है। यही आपका पेपर होगा। फिर ये देखिए 4 सैटेलाइट टाउनशिप में जमीन खरीद बिक्री पे रोक। तो व्हाट इज सैटेलाइट टाउनशिप, बिहार में कितने सैटेलाइट टाउनशिप है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका पेपर है आज का, आपके ग्रुप में चला जाएगा। आपका काम ये है इसमें आइडेंटिफाई करना है कौन सी चीज पढ़ने वाली है, कौन सी चीज नहीं पढ़ने वाली है। ठीक है, जो आप गलती करके कल आइएगा मैं यहाँ पे करेक्ट करवाऊंगा एंड उसके बारे में भी बताऊंगा। तो आज जाते टाइम ये पेपर खरीद लेना है आपको एंड ये होमवर्क करके आना है। कल गलती करिएगा तो मैं ठीक करवा दूंगा उसको। ठीक है, चलिए मिलते हैं।